Hello students, today we are going to study example 2.1. First, calculate the potential at a point P due to a charge of 4 × 10⁻⁷ coulomb located 9 cm away. Calculate the potential. कहाँ फाइंड करना है? तो इस चार्ज से 9 सेंटीमीटर दूर, मतलब कि सपोज ये कोई चार्ज आपका Q है, उस Q से 9 सेंटीमीटर दूर किसी P पॉइंट पे मुझे ये फाइंड करना है. तो सिंपल पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज V. पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज आप लिख सकते हो कि पोटेंशियल due to point charge is V equals to 1/4 pi epsilon naught Q by R. 1/4 pi epsilon is equals to Q by R. What is the value of K? It's 9, 10⁻⁹. Q 4, 10⁻⁻⁷. R 9 centimeter, 9 10⁻⁻². 9 are cancelled. 4 into, now ये 10⁻⁻² ऊपर जाएगा तो 10⁻+2 होगा. तो कितना होगा कि 9 + 2 - 7, 11 - 7 इट्स 4. इतना वोल्ट होगा. Hence obtain the work done in bringing a charge of 2 × 10⁻⁹ coulomb from infinite to point P. मतलब यहां कहीं बहुत इनफाइनाइट से हमें अंदर आना है और इस पॉइंट पे आके रखना है उस चार्ज को. To P. Thus, the answer depends on the path along which the charge is brought. Okay, let's see what is the work done. Okay. Work done to bring point charge from infinite to P is W equals to Q into V. So W equals to Q is a 2 10⁻⁹, V 4 10⁻⁴. It is 4 2s are 8, 10⁻⁵ जूल. ये आपका थ्योरी कंसेप्ट है. W इक्वल्स टू Q इंटू V. Q मतलब जो चार्ज ला रहे हो वो, और V मतलब इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है. किसका पोटेंशियल? इस चार्ज का पोटेंशियल इस पॉइंट पे कितना है वो आपको वहां पे लाके रखना है. क्लियर? नाउ डज द आंसर डिपेंड्स ऑन द पाथ? नो. व्हाई? Because in theory concept we already cleared that works depends only upon position of charges, final and initial. It does not depends upon the path. वो किसी भी पाथ से लेके आओ कोई मतलब नहीं है. वो सिर्फ फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है. ओके, तो ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 2.1. Write down from this. Hello students, example number 2.2. Two charges 3 10⁻⁸ and -2 10⁻⁸ coulomb are located 15 centimeter apart. मतलब एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर दूरी पे है. ये सपोज ये Q1 है, सपोज ये Q2 है, और द डिस्टेंस बिटवीन देम is suppose r is equals to
15 सेंटीमीटर विच इज गिवन. Okay, at what point on the line joining the two charges is the electric potential zero? ऐसा न्यूमेरिकल हमने चैप्टर 1 के एक्स्ट्रा डोज में पढ़ा था, जहां पे ऐसी बात हुई थी कि where इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स जीरो. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो कब बनती है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो सिर्फ एक ही पॉइंट पे बनती है, या तो इनसाइड बनती है या तो आउटसाइड बनती है. ठीक है, लेकिन जो पोटेंशियल है वो इनसाइड और आउटसाइड दोनों जगह पे आपको जीरो मिलेगा. मतलब कि इन दोनों के बीच में भी जीरो मिलेगा और बाहर भी जीरो मिलेगा. तो वो हमें देखना है, और इसीलिए इस न्यूमेरिकल में हम दो केसेस को कवर करेंगे. Take the potential at infinite to be zero. It's not necessary. First, हमारा फर्स्ट पार्ट है कि हम इनसाइड में जाएंगे. कहां जाएंगे? इनसाइड में. कि भाई इनसाइड की बात करते हैं. सपोज ये पोटेंशियल है, पोटेंशियल P, सॉरी इस पॉइंट पे पोटेंशियल मुझे लेना है V इक्वल्स टू जीरो. क्लियर? ये जो डिस्टेंस है वो कितना है? x जितना है. तो ये डिस्टेंस कितना होगा? तो r माइनस एक्स जितना होगा. कितना होगा? r माइनस एक्स जितना होगा. नाउ अब हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि एट पॉइंट P पोटेंशियल V इक्वल्स टू जीरो. ओके, थ्योरी कंसेप्ट के हिसाब से जब हमारे पास दो चार्जेस होते हैं तो जो पोटेंशियल मिलता है वो ऑलवेज दोनों का सम मिलना है. V1 प्लस V2 लेना है. ये स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए हम अभी प्लस माइनस नहीं करेंगे, सिर्फ प्लस करते रहेंगे. बट द टोटल पोटेंशियल इज zero. Therefore, V1 is equals to minus V2. Therefore, 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 by X is equals to minus 1 upon 4 pi epsilon naught Q2 by R minus X. 1 upon 4 pi epsilon naught, 1 upon 4 pi epsilon naught are cancelled. Okay. Now Q1, it's a 3 10 raised to minus 8 divided by X, minus 2 10 raised to minus 8 divided by R minus X. These two are cancelled. Minus minus plus. ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई. 3r, r माइनस एक्स मल्टीप्लाई विथ दिस 3r माइनस 3x, माइनस माइनस प्लस 2x. नाउ गोइंग मोर, नाउ 3 ट्रांसफर टू द अदर साइड. सो 3r इज इक्वल्स टू 5x. Therefore, x is equals to 3r by 5. 3. R is given 15 centimeter by 5. 5 3s are 15. Okay. So, the answer is x is equals to 9 centimeter. आपको मेंशन करना पड़ेगा from Q1 कौन सा चार्ज यूज किया था? बड़ा चार्ज 3 10 raised to minus 8 कूलम. ओके, अगर मान लो सपोज किसी स्टूडेंट ने ये किया कि यहां पे x यूज किया और यहां पे r माइनस एक्स यूज किया, तो आपको जो x मिलेगा वो होगा x इज इक्वल्स टू 15 माइनस 9 6 सेंटीमीटर. और ये जो 6 सेंटीमीटर होगा वो फ्रॉम स्मॉल चार्ज Q2 इज इक्वल्स टू minus 2 10 raised to minus 8 कूलम. क्लियर? छोटे
चार्ज से 6 सेंटीमीटर, बड़े चार्ज से 9 सेंटीमीटर। ये बात आपके दिमाग में घुस गई कि आप x लेने के लिए इंडिपेंडेंट हो, आप कहीं से भी x यूज कर सकते हो, Q1 से भी और Q2 से भी। ओके, चलो अब आउटसाइड की बात करते हैं। अब आउटसाइड में मुझे क्या करना है, तो ये Q1 तो यूज करना ही है, ये Q2 यूज करना ही है। इन दोनों का डिस्टेंस कुछ R इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर और ये कोई पॉइंट P होगा। इस पॉइंट का डिस्टेंस अगर मुझे यूज करना है तो मैं क्या करूंगा, जो पहले जो कंसेप्ट लिया था कि बड़े चार्ज से, उसी कंसेप्ट को हम लोग फॉलो करेंगे। ये कुछ x होगा, तो ये r है, ये x है, इतना निकल गया, तो ये कितना निकला, x माइनस r। नाउ अब ये जो पॉइंट है P, तो उसे हम बार बार ये नहीं कहेंगे कि 0 0 है, कि एट पॉइंट P नाम कुछ अलग देते, P डैश, पोटेंशियल आर इक्वल एंड ऑपोजिट। यही कंसेप्ट का यूज किया हमने। तो दिस टाइम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइड बाय x माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 डिवाइड बाय x माइनस r। These two are cancelled. What about the Q1? It's 3 10 raised to minus 8 divided by x minus 2 10 raised to minus 8 divided by x minus r. These two are cancelled. Minus minus plus, cross multiply, 3 into x, 3 into r, 3x minus 3r is equals to this x multiply with this 2, it's 2x. ओके, 2x को इस तरफ लाओ, 3x minus 2x is equals to 3r. X is equals to 3r and r is a 15. So it's a 45 centimeter from Q1. ये 45, इसमें से ये 15 माइनस कर दो, कितना बचेगा, 30 सेंटीमीटर फ्रॉम Q2। ओके, तो ये रहा आपका न्यूमेरिकल नंबर। हेलो स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 2.3, फिगर 2.8, A and B shows the fill lines of a positive and negative charge, negative charge, outward, inward. Give the sign of the potential difference Vp minus Vq and Vb minus Va. ओके, तो अगर बात करें कि इक्वेशन में, तो पोटेंशियल का इक्वेशन है V इज इक्वल्स टू KQ by R. Here RP is less than RQ, so VP is greater than VQ because inverse relation है। हमें पता है जब डिनोमिनेटर छोटा होता है तो वैल्यू बड़ी हो जाती है, और जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो वैल्यू छोटी हो जाती है। Therefore, Vp minus Vq is greater than 0. That means the sign is positive. Okay. Similarly, on other hand, let's talk about the negative charge. Condition वही की वही है कि RA is less than RB. But the problem is कि जो Q चार्ज है वो नेगेटिव है।
इसीलिए जब पोटेंशियल की बारी आती है तो साइन चेंज नहीं होती है, वैसी की वैसी रहती है। क्यों? क्योंकि नजदीक का, अगर सपोज समझो ऐसा है कि इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, इसका कम होगा, इस मान के चलते हैं। ओके, इसका पोटेंशियल क्या होगा? तो के सर 5, इसका क्या होगा? तो 3। डन। बट जब नेगेटिव चार्ज होता है तो इसका हो जाता है -5, इसका हो जाता है -3, और हमारे मैथ्स के अकॉर्डिंग -3 जो है वो -5 से लार्ज है। सो -5 छोटा मतलब कि VA, -3 बड़ा मतलब कि VB। So VB minus VA is greater than 0. It's again positive. Okay. Okay, let's go ahead. Second, give the sign of the potential energy of a small negative charge between the points Q and P and A and B. Okay. अब यहां पे जो बात होती है कि भाई पोटेंशियल एनर्जी की साइन क्या होती है, तो सबसे पहले ये देखो कि you give the sign of the potential energy difference बोला है of a small negative charge between Q and P, मतलब के आपको कोई चार्ज Q से P तक लाना है। कहां लाना है? Q से P तक। तो एनर्जी का इक्वेशन क्या होता है? U इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q बाय R। बट ये नेगेटिव चार्ज है, दैट्स वाई माइनस। ओके, चलो एक काम करो, नेगेटिव को बाद में देखते हैं, अभी ये देखो। चलो, इसके हिसाब से जो यूपी है वो यूक्यू से बड़ा होना चाहिए। ड्यू टू नेगेटिव माइनस क्यू चार्ज, यूपी इज लेस देन यूक्यू। यूपी इज लेस देन UQ. Therefore, UP minus UQ is less than 0, that is negative. Okay. और अगर ये बात करें कि UQ minus UP तो ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव। ठीक है, अगर आपको बोर्ड में ट्विस्ट करके भी पूछे तो भी आपको पता होना चाहिए। चलो दूसरे पार्ट की बात करते हैं कि दूसरे पार्ट में क्या आना चाहिए। तो वहां पे भी ए और बी की बात हो रही है, और जहां तक मेरा सवाल है कि VB जो है VB माइनस VA इज ग्रेटर देन 0, वहां पे जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो माइनस QVB माइनस QVA हो जाएगा। ओके, इट्स ग्रेटर देन 0। मल्टीप्लाई करो माइनस Q से, माइनस माइनस प्लस, UA माइनस UB इज ग्रेटर देन 0। ओके, मतलब कि ये पॉजिटिव। और अगर UB माइनस UA बोले तो लेस देन 0, मतलब कि नेगेटिव। क्लियर? तो ये हो गए 2। ओके, C, give the sign of the work done by the field in moving a small positive charge from Q to P। मतलब आपका जो P है वो फाइनल है, Q है वो इनिशियल है, इज ग्रेटर देन 0, मतलब डेल्टा V इज ग्रेटर देन 0। वर्क डन W इज इक्वल्स टू Q डेल्टा V। अब Q पॉजिटिव, डेल्टा V पॉजिटिव, W ऑल्सो पॉजिटिव। So give the sign of the work done by the field। ये जो हुआ वो by external force, ये हो गया external work। So work done by the field is नेगेटिव। क्यों? सिंपल है, हम अगर पॉजिटिव होंगे तो फील्ड नेगेटिव हो जाएगी, फील्ड अगर पॉजिटिव है तो हम नेगेटिव। चैप्टर नंबर 6 और थर्मोडायनेमिक्स में भी ये बहुत सारे कंसेप्ट आ चुके हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अब डी में जाते हैं। डी क्या कहता है कि गिव द साइन ऑफ द वर्क डन, गिव द साइन ऑफ द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी मूविंग
तो B से A मतलब कि VA माइनस VB इट इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो अकॉर्डिंग टू द VB माइनस VA ग्रेटर देन जीरो, सॉरी VB माइनस VA, तो इट्स अ लेस देन जीरो. Okay, so delta V it's a negative, so W is equals to Q delta V, but this time charge is negative, so minus Q, or potential also negative because of less than zero, minus minus plus, so W is greater than zero. तो ये क्या हो गया, एक्सटर्नल. लेकिन W इज लेस देन जीरो कब, जब फील्ड की बात आए कि भाई फील्ड से कितना वर्क होगा तो लेस देन जीरो. याद रखो, एक्सटर्नल पॉजिटिव तो फील्ड नेगेटिव, एक्सटर्नल नेगेटिव तो फील्ड पॉजिटिव. एंड द फाइनल, डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल नेगेटिव चार्ज, ओके, और डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज इन गोइंग फ्रॉम बी टू ए. अगर बी से ए जाए तो क्या नेगेटिव चार्ज जो काइनेटिक एनर्जी है वो कुछ क्या होगा, मतलब कैसे होगा. तो सिंपल समझो कि अगर मुझे बी से ए जाना है, दैट मीन्स ये क्लियर हो गया कि मुझे मेरा वी ए फाइनल है और वी बी प्लस है, दीज आर द लेस देन जीरो. सो डेल्टा वी इज अ नेगेटिव, डेल्टा वी इज नेगेटिव. अब मुझे माइनस क्यू से मल्टीप्लाई करो, तो एक काम करो, u इज इक्वल्स टू क्यू डेल्टा वी ले लो. क्लियर, q इज नेगेटिव, डेल्टा v इज नेगेटिव, तो माइनस माइनस प्लस ग्रेटर देन जीरो. अगर u पॉजिटिव है तो काइनेटिक नेगेटिव. इसका मतलब ये हुआ कि अगर u इंक्रीजिंग मोड में जा रही है तो काइनेटिक डिक्रीजिंग मोड में जाएगी. कौन से मोड में जाएगी, डिक्रीजिंग मोड में. तो यहां पे आपकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो रिड्यूस होगी, और वो कैसे रिड्यूस होती है वो भी आप देख लो. चार्ज कौन सा है, नेगेटिव है. ओके, वेरी गुड. यहां पे मैंने नेगेटिव चार्ज रखा तो होगा क्या, रिपल्जन होगा. क्या होगा, रिपल्जन होगा. रिपल्जन के हिसाब से ये दूर जाना चाहिए, लेकिन आप कहां लेके आ रहे हो, नजदीक, तो रिपल्जन बढ़ेगा. रिपल्जन मतलब रेजिस्टिव फोर्स, और रेजिस्टिव फोर्स बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी रिड्यूस होगी, और वेलोसिटी रिड्यूस होती है तो काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस होगी. आपको इस एग्जांपल समझने के लिए आपको ये करना है कि अगर आपके पास दो मैग्नेट हो और दोनों का नॉर्थ पोल आप नज़दीक लेके जा रहे हो, तो इनिशियल आपकी स्पीड अच्छी रहेगी, लेकिन धीरे धीरे आपकी स्पीड कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों मुड़ जाएंगे. मतलब जब नज़दीक आते हैं सेम चार्जेस, तो वो जो स्पीड है वो धीरे धीरे रिड्यूस होती है. क्या होती है, रिड्यूस होती है. ओके, तो ये है आपका न्यूमेरिकल. लिख लो. ओके, हेलो स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 2.4. Four charges are arranged at the corners of a square ABCD of side D. ये रहा. Find the work required to put together this arrangement. यहाँ पे फिगर आपको पूरी दी होगी एग्जाम में, लेकिन मैंने नहीं दी है, और यहाँ पे भी जो दिया है वो थोड़ा ज़्यादा ही दे दिया है, इसलिए मैं उसको कुछ हाइड करता हूँ. ये मैंने हाइड कर दिया, ठीक है. अभी आप देखो कि ये स्क्वायर है ABCD. आप अभी देखो ध्यान से, एक भी चार्ज यहाँ पे नहीं है. तो आप जब इनिशियल A पॉइंट के लिए जब काम कर रहे हो, सो इनिशियली देयर इज नो चार्ज. इनिशियली कोई चार्ज नहीं है, देयरफॉर देयर इज नो फील्ड. और अगर फील्ड नहीं है तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ए के पास जीरो. ए के पास पोटेंशियल क्या हो जाएगा,
0। ओके, अभी मैंने ये Q लाके यहां पे खड़ा किया, अब पोटेंशियल ही नहीं है तो वर्क डन कहेगा। सो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू Q इंटू वी इज इक्वल्स टू 0। तो ए को लाने में आपको कोई भी वर्क नहीं लगा, क्यों? क्योंकि पहले चार्ज नहीं था। क्लियर? अब देखो, अब आपका ये चार्ज आ गया, इसका फील्ड स्प्रेड हो गया पूरी तरह सब जगह, यूं 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 सब जगह। तो फील्ड आते ही वहां पे क्या आ जाएगा? तो फील्ड आते ही वहां पे आ जाएगा पोटेंशियल। सो पोटेंशियल at B due to plus Q is VB 1/4πε0। पॉजिटिव चार्ज है, therefore plus Q divided by D। Now the work done is a Q into VB, बट यहां पे जो Q आने वाला है वो कौन सा Q है? नेगेटिव Q है। कौन सा Q है? नेगेटिव Q है, माइनस Q है। तो ये रहा आपका माइनस, इज इक्वल्स टू -1/4πε0 Q² बाई D। तो ये हो गया आपका पहला वर्क डन। ठीक है, खुश मत हो, दुखी हो जाओ। क्यों? अब दो चार्ज आए, दोनों का फील्ड होगा और सी पे दोनों का पोटेंशियल मिलेगा। दो चार्ज मतलब दो पोटेंशियल। ओके, और सी पे मुझे लाना है प्लस क्यू। सो पोटेंशियल at C is 1/4πε0 Q। अब A और C के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? डायगोनल जितना, √2D -1/4πε0 Q बाई D। ओके, सो वर्क डन for C is WC QVC। okay, 1/4πε0 Q² by √2D 1/4πε0 Q² by D। ये हो गया आपका एक और। ठीक है, खुश हो गए? अब 3 पोटेंशियल और आपको डी पे लाना है माइनस क्यू। क्या लाना है? माइनस क्यू। पोटेंशियल at D is VD 1/4πε0 इसका यहां तक D डिस्टेंस Q बाई D, इसका डायगोनल नेगेटिव है माइनस, और C का D। okay, so therefore work done for D is WD minus QVD minus 1/4πε0। आपको Q से मल्टीप्लाई करना है लेकिन नेगेटिव, तो ये हो जाएगा Q² बाई डी, माइनस माइनस प्लस Q² बाई √2D माइनस 1/4πε0 Q² बाई डी। ध्यान से सुनो, ये जो माइनस Q होगा
वो इसे नेगेटिव, इसे पॉजिटिव, इसे नेगेटिव बनाएगा। देख लो, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, चलो अभी टोटल वर्क डन की बात करते हैं कि W इज इक्वल्स टू कितना होगा। तो टोटल वर्क डन W इज इक्वल्स टू WA प्लस WB प्लस WC प्लस WD। WA नो चार्ज नो वर्क, WB नेगेटिव चार्ज Q स्क्वायर बाई डी। WC 3 बार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई रूट 2D माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 बार Q स्क्वायर बाई डी। WD 3 बार माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई डी प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई रूट 2D माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई डी। तो ये जो दो पॉजिटिव है वो रूट 2 वाले है, मतलब कि 2 टाइम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई रूट 2D और 4 टाइम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई डी। नाउ Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D कॉमन, ये देखो ध्यान से देखो, दोनों में है, दोनों में है, दोनों में है। अब जिसके पास राउंड नहीं है वो बचे, तो 2 डिवाइड बाय रूट टू माइनस 4, तो ये हो गया आपका टोटल वर्क डन। ओके, टोटल वर्क डन। तो अभी अगर सपोज कोई आपको ब्रैकेट में उल्टा करके बोले, जैसे कि बुक में दिया है, बुक में क्या दिया है 4 माइनस रूट 2, तो घबराओ मत, आगे नेगेटिव दिया है इसीलिए। क्लियर। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं दूसरा। अ चार्ज Q0 इज ब्रॉट टू द सेंटर E of the square. The 4 charges being held fixed at its corner, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो सपोज हम लोग ले लेते हैं कोई R, तो वर्टाइस इससे सेंटर का डिस्टेंस R, ये भी R, ये भी R और ये भी R। हाउ मच एक्स्ट्रा वर्क इज नीडेड। तो फर्स्ट पोटेंशियल एट E इज VE, तो जो पॉजिटिव चार्ज है A के ऊपर उसके लिए Q बाई R, जो B का नेगेटिव है उसके लिए माइनस Q बाई R, जो C का पॉजिटिव है उसके लिए प्लस Q बाई R और जो D का नेगेटिव है उसके लिए माइनस। क्लियर। तो ये हो गया 0। सो W इज इक्वल्स टू Q0 VE, VE 0 मतलब वर्क 0, तो आपका जो वर्क है वो 0 हो जाता है यहाँ पे। तो अगर कोई भी चार्ज को कहीं से भी लेके आओ लेकिन E पॉइंट पे पोटेंशियल 0 है तो वर्क कभी भी आपको मिलेगा नहीं। ओके, लिख लो। Hello students, example 2.5. Determine the electrostatic potential energy of a system consisting of two charges 7 microcoulomb and minus 2 microcoulomb and with no external field placed at minus 9 centimeter 9 centimeter respectively. आप देख रहे हो यहाँ पे y और z कंपोनेंट्स जो है वो 0 है, मतलब ये क्लियर हो गया कि ये दो चार्जेस जो है वो x एक्सिस पे आ चुके हैं। ये ओरिजिन, ये माइनस 2 माइक्रोकूलम जो 900 सेंटीमीटर पे है, ये 7 माइक्रोकूलम
जो कि -900 सेंटीमीटर पे है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल distance between two charges is r. This is 9 centimeter. It is again 9 centimeter. पोजीशन के हिसाब से नेगेटिव है, डिस्टेंस के हिसाब से नहीं। तो ये 9 प्लस ये 9 18 सेंटीमीटर, 18 10⁻⁻² मीटर। Therefore, potential energy of this system, पोटेंशियल एनर्जी जो है इस सिस्टम की वो है U इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 by R। 1/4πε0 it's a K, Q1 Q2 by R, K 9 10⁻⁹, Q1 7 micro, Q2 -2 micro, and R distance 18 10⁻², 9 2s 2 to cancel, okay, it is 7 10⁻⁻1 minus 0.7 joule, minus 0.7 joule energy of this system. Second question, how much work is required to separate two charges infinitely? मतलब इनिशियल इस पोजीशन पे है और इनफाइनाइट में बहुत दूर चले जाएंगे, तो कितना वर्क करना पड़ेगा? सो वर्क डन टू सेपरेट, वर्क डन टू सेपरेट them infinitely is equal to work is equals to change in energy, is equals to change in energy. W is equals to delta U. It is U2 minus U1. Now what is U2? U2 is a potential energy at infinite, which is 0, and U1 is what? Minus 0.7 joule energy. Okay, now third, suppose that the same system of charges is now placed in an external electric field E is equals to 1/r². A is given 9 10⁵ coulomb per meter square. What would the electrostatic energy of the configuration be? Electrostatic energy. तो यहाँ पे ध्यान देना कि हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना और समझना कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है लाइक दिस, ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो चार्जेस है, ये वाले, ठीक है, एक Q1 है, एक Q2 है, ये सेंटर है O। डन। अब हमें क्या करना है वो ध्यान से समझो और सुनो कि जब भी कोई चार्ज किसी फील्ड में होता है तो उसकी एनर्जी होती है Q इंटू वी, Q इंटू वी। सेम दूसरे की जो एनर्जी होती है वो होती है Q इंटू वी, और इन दोनों की टोटल एनर्जी होती है वो होती है U।
ध्यान देना, कितनी एनर्जी आती है, Q1 की फील्ड के कारण, Q2 की फील्ड के कारण, और इन दोनों की म्यूचुअल एनर्जी, म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सो द टोटल एनर्जी U is equals to Q1 into V1 प्लस Q2 V2 प्लस, अब जो तीसरा प्लस है वो -0.7 जूल ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। Q1 7, अदरवाइज Q1 V इज इक्वल्स टू व्हाट, तो V इज इक्वल्स टू E इंटू D, सो इट्स E इंटू R1 प्लस Q2 E R2। अब E का फॉर्मूला क्या है, A इंटू 1/r², ये रहा E का फॉर्मूला। E इज इक्वल्स टू A इंटू 1/r²। तो आप ध्यान से देख सकते हो कि जो आपका फील्ड है वो R पे डिपेंडेंट है। सो R1 के लिए E1, R2 के लिए E2, और ये रहा 0.7, 7 माइक्रोकूलम। E1 A 1/r1² R1 कैंसल्ड, -2 माइक्रोकूलम A अपन R2² R2 कैंसल्ड, 0.7, 7 10⁻⁻⁶। अब A की वैल्यू दी है 9 10⁻⁻, यहां पे आगे दी है 9 10⁵, 2 10⁻⁶, 9 10⁵ -0.7। चलो अब बात करते हैं डिस्टेंस की। R1 सेंटर से एक साइड का डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर, 10⁻², दूसरी साइड भी 9 10⁻², ये 9 ये 9 ये 9 ये 9 कैंसल। अब देखो ये -2 ऊपर जाएगा, ये -2 ऊपर जाएगा, +2, 5 + 2 7, 7 10⁻⁴ -2 10⁻⁴ -0.7, 70 -20 -0.7, 50 -0.7, it's a 49.3 joule energy of this system in the electric field E। ओके, तो ये हो गया आपका पूरा न्यूमेरिकल। हेलो स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 2.6। A molecule of a substance has a permanent electric dipole moment of magnitude 10⁻⁻29 coulomb into meter. A mole of this substance is polarized at low temperature by applying a strong electrostatic field of magnitude 10⁶ volt per meter. The direction of the field is suddenly changed by angle 60 degree. Estimate the heat released by the substance in aligning its dipole along the new direction of the field. For simplicity, assume 100% polarization of the sample. Now, अब यहाँ पे जो बात हुई है वो ध्यान से देखो कि भाई एक मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट इतनी दी है उन्होंने 10⁻29, तो मुझे एक मोल की बात करनी है। सो नंबर ऑफ molecules in a mole
is Na 6.0 10⁻23। एक्चुअली 6.023 होता है, लेकिन यहां पे हम सिंप्लिसिटी के लिए 6 लेंगे। Therefore total dipole moment is P equals to NaP1 6 into 10⁻23, P1 10⁻29 माइनस में 6 into 10⁻⁻6 कूलम इंटू मीटर। तो ये हो गई टोटल डाइपोल मोमेंट ऑफ अ 1 मोल। नाउ अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। तो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो चेंज इन एनर्जी U इज इक्वल्स टू PE cos θ1 माइनस cos θ2। जब आपको रोटेशन आए, देखो यहाँ पे लिखा है द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज सडनली चेंज, मतलब रोटेशन हुआ बाय एंगल। तो P जो है वो 6 10⁻⁻6 है, जो E है वो 10⁻+6 है। इनिशियल अगर 0 डिग्री लो तो फाइनल आपको लेना है 60 डिग्री, मतलब यहां से ऐसे वो मूव हुआ 60। ऐसा नहीं है, यहां पे था 60, तो अगर 60 डिग्री मूव हुआ तो इनिशियल को आप 0 ही लेंगे और कोई नहीं लेंगे, वरना आपका आंसर मैच होगा नहीं। ठीक है, अगर हाँ ध्यान से सुनो, अगर ऐसा बोलता कि 90 डिग्री से 135 पे गया पोजीशन पे तो अलग बात है, लेकिन उन्होंने क्या बोला है कि भाई इतना रोटेशन होता है, उसकी ओरिजिनल पोजीशन जो है वहां से 60 डिग्री का रोटेशन होता है, तो ओरिजिनल पोजीशन को आप 0 लोगे और नई पोजीशन को 60 डिग्री लोगे। 6 cos 0 1 cos 60 1/2, 1 minus 1/2 it's 1/2, it is 3 joule, 3 joule, a very small and easy numerical. Okay, hello students, example 2.7, a comb run through one's dryer hair attract small bits of paper। अब लिखा है ड्राई हेयर, क्यों? क्योंकि ड्राई हेयर में फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है। अगर हेयर ड्राई है तो फ्रिक्शन आपको बहुत ज्यादा मिलने वाला है। हम स्कूल में करते थे, बालों में घिस के कागज को चिपकाने की कोशिश करते थे। वाई? बिकॉज जब ड्राई हेयर के साथ वो रब होता है, तो याद करो चैप्टर 1 रबिंग। हाँ, जब दो बॉडी को रब करोगे तो उन दोनों के बीच में चार्ज एक्सचेंज होगा और एक बॉडी चार्ज हो जाएगी। तो इसीलिए व्हाट हैपन्स इफ द हेयर इज वेट, अगर जब वेट होता है तो वेट में आपका फ्रिक्शन जो है वो नेग्लिजिबल हो जाता है, यहां पे आपका फ्रिक्शन मैक्सिमम मिलता है। इज इट अ रेनी डे? हाँ, रेनी डे में भी आपका जो बाल है वो वेटी रहेगा, इसलिए फ्रिक्शन कम मिलेगा। तो जब फ्रिक्शन कम मिलता है तब आप ध्यान से सुनो, जब फ्रिक्शन कम मिलता है तो जो आप देख रहे हो, ठीक है, उस हिसाब से चार्ज एक्सचेंज नहीं होता है, और चार्ज एक्सचेंज न होने के कारण आपका जो कॉम्ब है वो पेपर को अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। ओके, सेकेंड, ordinary rubber is an insulator, yes, right, but special rubber tires of aircraft are made slightly conducting। हाँ, क्यों? आपने बहुत सारी मूवीज में और उसमें देखा होगा कि जब कोई फ्लाइट लैंड करती है तो वो धड़ाम से रास्ते के साथ टकराती है, मतलब फ्रिक्शन क्रिएट करती है, और जब फ्रिक्शन क्रिएट करेगी तो चार्ज क्रिएट होंगे, और वो चार्ज कहां पे आएंगे? उस टायर पे। टायर एक कंडक्टर है जिसके कारण जो चार्ज होगा उसकी बॉडी पे रह जाएगा, वो मूव नहीं कर पाएगा। बॉडी पे अगर ओवर चार्ज आ जाएगा तो वहां पे
स्पार्किंग शुरू हो जाएगा, मतलब कि बॉडी जलना शुरू करेगी। और इसीलिए एक्सीडेंट भी हो सकता है कि टायर में फायर भी आ सकती है। इसीलिए वो फायर ना आए उसके लिए वो लोग थोड़ा सा कंडक्टर रखते हैं, ताकि जो चार्ज है साइड में आया हुआ चार्ज टायर के ऊपर आए और रास्ते के कांटेक्ट में आते ही चार्ज वापस से अर्थ में चला जाए और एक्सीडेंट रोक पाए। क्लियर? फिर से समझो और सुनो। जब वो फ्रिक्शन करता है टायर लैंडिंग के टाइम पे तो चार्ज डेवलप होता है। अगर टायर कंडक्टर नहीं है, इंसुलेटर है और ओवर चार्जिंग हो जाएगा तो ओवर चार्जिंग के कारण वहां पे एक स्पार्क जनरेट होगा, और स्पार्क ना हो इसीलिए थोड़ा कंडक्टर रखो, ताकि जो भी चार्ज है वो टायर की अपर सरफेस पे चला जाए। अपर सरफेस पे जाते ही चार्ज अर्थ के कांटेक्ट में आएगा और सीधा जमीन में चला जाएगा और आपको कोई भी नुकसान होगा नहीं। ओके, नेक्स्ट सी। Vehicles carrying inflammable materials usually have metallic ropes touching the ground during motion. हाँ, सेम कंसेप्ट, क्योंकि छोटे छोटे जो व्हीकल होते हैं ये उसके अंदर कंडक्टिंग टायर लगाना बहुत ही कॉस्टली होता है। वो फ्लाइट में चलता है, छोटे बड़े ट्रक में नहीं। इसीलिए वो लोग क्या करते हैं कि उस बॉडी से कांटेक्ट के नीचे थोड़े बहुत वायर्स लगा देते हैं, या तो साइकिल की चेन लगा देते हैं, ठीक है, वो लगा देते हैं और वो अर्थ के कांटेक्ट में रहते हैं, ताकि जब भी उस पूरी ट्रक की जो पीछे की लॉरी है उसमें कहीं पे भी अगर चार्ज डेवलप होता है तो वो चार्ज सीधा वो वायर या तो चेन के साथ नीचे चला जाता है, नीचे अर्थ में, और वहां पे कोई ज्यादा चार्ज डेवलप होता नहीं है। ज्यादा चार्ज डेवलप न होने के कारण वो जो इनफ्लेमेबल मटेरियल है, जो लिक्विड है, उसमें आग लगने की जो चांसेस है, जो संभावना है, वो कम हो जाती है और वो ड्राइवर सेफ रहता है ट्रक के साथ। ओके, नेक्स्ट डी। बर्ड perches on a bare high power line and nothing happens to the bird. क्यों? क्योंकि बर्ड एक ही वायर पे बैठता है और एक वायर का पोटेंशियल एक ही होता है। A man standing on a ground touches the same line and gets a fatal shock. क्या होता है? ये वायर है। अगर किसी बंदे ने ये पकड़ा है, ठीक है, ऐसे खड़ा है, ऐसे ऐसे, हाँ स्टाइलिश है ना थोड़ा। ओके, दूसरा ये तो होगा क्या, यहां का पोटेंशियल क्या होता है, 0, और यहां का पोटेंशियल किलो वोल्ट में होता है। पोटेंशियल डिफरेंस देखो बहुत ज्यादा है, और पोटेंशियल डिफरेंस मिलते ही जो चार्ज होता है, कौन सा चार्ज, जो ये लाइन कैरी करके लेके जाती है, वो चार्ज सीधा इस आदमी के उतर के जमीन में जाएगा। इतना ज्यादा चार्ज हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, इसीलिए हमारी बॉडी को फटाइल शॉक लगता है। फटाइल शॉक मतलब कि आदमी मर जाता है, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं है जो हाई पावर लाइन पे ऐसे ग्राउंड के कांटेक्ट में आया हो और बच पाया हो, मर जाता है, क्योंकि इतना फास्ट प्रोसेस होता है कि जब हम लोग समझे तब तक तो हम खत्म हो जाते हैं। क्लियर? तो ये है आपका 2.7। हेलो स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 2.8। A slab of material of dielectric constant K has the same area as the plates of a parallel plate capacitor. Has the same area as the parallel plate capacitor, but has a thickness 3/4 D, where D is the separation of the plates. How is the capacitance changed when
the slab is inserted between the plates. Suppose ये आपकी plates है, the distance between them is d. ओके, अब इसके अंदर एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे लाइक दिस. ये रहा, ठीक है, जिसकी विड्थ 3/4 ऑफ डी है. क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा, डी में से 3/4 माइनस करो तो 1/4 हो जाएगा. क्या हो जाएगा? 1/4. सो टोटल पोटेंशियल इज डिवाइड इंटू टू पार्ट्स. V इज इक्वल्स टू V1 इंटू V2. इसका फील्ड अलग तो इसका पोटेंशियल अलग, इसका फील्ड अलग तो इसका पोटेंशियल अलग. V1 E0 D1, V2 E D2. E0 ये रहा, E ये रहा, वो हो जाता है E0 by K अकॉर्डिंग टू थ्योरी, डाई इलेक्ट्रिक की थ्योरी. E0 D by 4, E0 by K 3D by 4. Okay, now E0 D by 4 कॉमन. कैसे? सबके पास है. E0 D by 4. तो जिसके पास सर्कल नहीं वो बचा, तो यहां पे तो पूरा आ गया 1 और ये आ गया 3 by K. ओके, नाउ E0 D by 4 K LCM K plus 3 by K. क्लियर? तो the new potential V equals to V naught K plus 3 by 4K. तो ये कैसे हुआ? तो ध्यान से सुनो. E नॉट मतलब कि हवा, D मतलब टोटल डिस्टेंस. जब डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था ये कंडीशन में, तो ये जो डिस्टेंस है वो D है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E0 है. तो इसका पोटेंशियल क्या होगा? E0D. V इक्वल्स टू E0D. तो हम इसके जगह पे E0D की जगह पे V0 डाल सकते हैं. तो V इज इक्वल्स टू V0 K plus 3 by 4K. चलो एक काम करते हैं, एग्जाम में नहीं लिखना है आपको, ठीक है. सपोज K इज इक्वल्स टू 1.5 लेते हैं, तो ऊपर क्या होगा? 1.5 plus 3 और ये नीचे 4 into 1.5 6 विच इज लेस देन 1, विच इज लेस देन 1. तो ये क्या शो करता है कि जो V है इज लेस देन V0. पोटेंशियल जो है वो रिड्यूस हुआ. पोटेंशियल क्या हुआ? रिड्यूस हुआ. नाउ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब डालने से चार्जेस में कोई फर्क नहीं पड़ता. देयरफॉर V is equals to Q by C0 K plus 3 by 4K. ये कैंसर पलटो. C equals to C0 4K divide by K plus 3. ओके, तो इसके हिसाब से ये 6 ऊपर 4.5 नीचे, तो C इज ग्रेटर देन C0. और वैसे भी फैराडे ने क्या कहा था? When dielectric slab is introduced between two plates of capacitor, its capacitance will increase. तो अगर अफेक्ट ही पूछना था तो वो इंक्रीज ही होने वाला है, डेफिनेट है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक स्लैब
ये तो इतना बड़ा डाला, अगर छोटा सा भी डालते ना तो भी वो इंक्रीज होने वाला था। ओके, तो ये ध्यान रखना कि अगर अफेक्ट पूछे तो पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं है, एमसीक्यू में अगर गिनने की भी जरूरत नहीं है, पता ही है हमें। इंट्रोड्यूस होते ही वो जो होगा वो कैपेसिटेंस को इंक्रीज करेगा, पोटेंशियल को डिक्रीज करेगा, फील्ड को डिक्रीज करेगा, एनर्जी को डिक्रीज करेगा, चार्ज को चेंज नहीं होने देगा। क्लियर? लिख लो। हेलो स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 2.9, a network of 10 microfarad capacitors is connected to 500 volt supply as shown in figure. Determine equivalent capacitance of the network and the charge on each capacitor. Let's see guys, अपना स्टार्ट करते हैं। यहां से चार्ज निकलेगा, उसकी गाड़ी चली चली, यहां पे आते ही डिवाइड होगा। डिवाइड होना मतलब कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का इशारा करता है। ये चार्ज यहां पे जाके रुकेगा, ये चार्ज यहां जाएगा C1 में, फिर C2 में, फिर C3 में। तो ये 3 जगह गया, लेकिन फिर भी कहीं डिवाइड नहीं हुआ, मतलब उसको कोई और रास्ता नहीं मिला। तो एक ही लाइन में जाना मतलब कि ये तीनों के तीनों सीरीज में है, C1, C2 एंड C3। C1, C2 एंड C3 आर इन सीरीज में है। तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो किसी एक की वैल्यू डिवाइड बाय 3, क्योंकि तीनों के तीनों इक्वल है, 10 माइक्रोफेराड, 10/3 माइक्रोफेराड। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे कि एक नया कैपेसिटर लेंगे, तो ये हो गया हमारा C', ये हो गया C4, यहां से चार्ज निकला, यहां से निकला, इस पॉइंट पे आते ही 2 जगह डिवाइड हो गया, फिर यहां से निकला, यहां पे आया, ये चार्ज यहां पे आया। मतलब जिन दोनों के लिए डिवाइड हुआ था C4 और C' के लिए, उन्हीं दोनों से वो वापस मिलता है, मतलब कि ये दोनों पैरेलल है। देन C' and C4 are parallel. Therefore, equivalence capacitance is C' plus C4. 10/3 plus 10, 40/3 microfarad, 40/3 माइक्रोफेराड। तो ये रहा आपका टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब क्या फाइंड करना है? चार्ज को फाइंड करने के लिए आपको उल्टा जाना है, पहले इस पैरेलल को और फिर इस सीरीज में जाना है। तो लास्ट कॉम्बिनेशन कौन सा था? पैरेलल। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन जब भी आए लास्ट में, तो जो दो कैपेसिटर या 3 या 4 या 5 जितने भी हो, उन सब के लिए आपको इंडिविजुअल फाइंड करना है। मतलब कि Q4 फाइंड करना है C4V से। C4 कितना है? तो C4 इट्स 10⁻⁵। कैसे? 10 माइक्रो मतलब 10⁻⁶। तो 10 × 10⁻⁶, 10⁻⁵, 500 वोल्ट, 5 × 10⁻²। तो ये हो गया 5 × 10⁻³ कूलम चार्ज, 5 × 10⁻³ कूलम चार्ज। ओके, अब Q', C'V 10/3 10⁻⁶ इंटू 5 10⁻², ये हो गया 5/3 10⁻³ कूलम चार्ज। 5/3 10⁻³ कूलम ऑफ
चार्ज क्यू डैश। अब ये जो क्यू डैश है किसके लिए है? सी डैश। सी डैश ये रहा। सी डैश क्या है? C1 C2 C3 का सीरीज कॉम्बिनेशन। और हमें पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो चार्ज टोटल होता है लेकिन क्यू डैश वही Q1 और वही Q2 वही Q3 5/3 10⁻³ कूलम। क्यों? क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं होता है, इसीलिए Q डैश is equals to Q1 is equals to Q2 is equals to Q3 is equals to 5/3 10⁻³ कूलम। ओके, लिख लो। हेलो स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 2.10 900 picofarad capacitor is charged by 100 volt battery. How much electrostatic energy is stored by the capacitor? Now U is equals to half capacitance given, battery given, CV square. U is equals to half CV square. Half C 900 मतलब 9 10⁻²। पिको का होता है 10⁻⁻12 और ये 2 मतलब कि 10⁻⁻10। कितने वोल्ट की बैटरी है? 100 वोल्ट और उसका स्क्वायर 10,000 10⁻⁴। 4.5 10⁻⁻6 जूल। ओके, इतनी एनर्जी स्टोर होगी, इसे हम U1 कहेंगे। और जो चार्ज होगा Q इक्वल्स टू CV 9 10⁻⁻10 इंटू 100 वो हो गया 9 10⁻⁸ कूलम। ओके, अब क्या कहते हैं? द कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी एंड कनेक्टेड टू द 900 पिकोफेराड कैपेसिटर। मतलब ये कैपेसिटर बैटरी से रिमूव करो। जब इनिशियल पे यहां पे चार्जेस थे और ये खाली था, वायर के कांटेक्ट से चार्ज एक्सचेंज शुरू हो जाता है और कब तक एक्सचेंज होता है? जब तक हाफ हाफ ना हो जाए। क्यों हाफ हाफ? क्योंकि दोनों की वैल्यू 900 है, मतलब कि कैपेसिटर सेम है। सेम कैपेसिटर होता है तो सेम चार्ज स्टोर करता है, मतलब कि हाफ हाफ। तो चार्ज in them after connecting is Q1 equals to Q2 is equals to Q/2 4.5 10⁻⁸ कूलम, हाफ चार्ज। ठीक है, अब चार्ज हाफ हो गया तो पोटेंशियल जो एनर्जी होती है उसके बारे में सोचते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो होती है U1 डैश इज इक्वल्स टू Q1 स्क्वायर बाई 2C1। अब Q1 स्क्वायर मतलब 4.5 का स्क्वायर 20.25 10⁻⁻16 डिवाइड बाई 2 900 pico 10⁻⁻10 it is 1.125 10⁻⁻6 जूल। और याद रखो दोनों कैपेसिटर सेम है, देयरफॉर U1 डैश इज इक्वल्स टू U2 डैश। तो फाइनल चार्ज U2 is a sum of U1 dash plus U2 dash which is 2.25 10⁻⁻6 joule 2.25 10⁻⁻6 joule।
व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर इन दिस सिस्टम, तो ये रही। तो आपको लगेगा सर ये शुरुआत में इतनी थी, इससे आधी हो गई, क्यों? क्योंकि ये चार्ज खाली था, उसे भरने के लिए जो चार्ज यहाँ से यहाँ लाया गया, वो चार्ज लाने के लिए वर्क करना पड़ता है, और वर्क करते ही एनर्जी लॉस होती है। तो ये एनर्जी वर्क करने में लॉस हुई है। ओके, तो ये रहा आपका एग्जाम्पल 2.10।